Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. Item number 36, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। माननीय, मैं इस सदन के समक्ष लोडेट कर दिया 1 घंटे पहले। हाँ, जल अधिनियम 1 घंटे नहीं 2 घंटे पहले, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है, लोडेट अभी देखो आप। सदन में पारित करने के लिए जब स्पीकर बोलता है तो स्पीकर बोलता है। सदन में विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत, वही है, उसका अर्थ यही है। मैं कुछ कह सकता हूं? कह दो, थोड़ा बोल लो हल्का। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, उससे न सिर्फ उद्योगों को गति बता दो ना एक बार, अपितु ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। ये इंटेलिजेंट मेंबर है ना गोगोई, इसने देख लिया तो आज समझ सबने देख लिया। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, संचालन, आवश्यक अनुमतियां, उल्लंघन पर कार्रवाई आदि की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए इन बदलावों को किया जा रहा है। इसके साथ ही सामान्य गलतियों के लिए उद्यमों को जो कारावास की सजा दी जाती है, उसको पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापार की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में से ही एक कड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत के प्रावधानों में धारा 41 से लेकर धारा 45A तक, धारा 47 और धारा 48 में विभिन्न छोटी छोटी चीज़ों में दंड का प्रावधान किया गया है और उनका वर्णन किया गया है। अब नए संशोधनों में धारा 25 और 26 के प्रावधानों के उल्लंघन, जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी प्रावधानों से जो कारावास देने का जो प्रावधान था, उसको समाप्त किया जा रहा है। अभी आज जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम विधेयक है, इसके जो समान विधेयक जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 1981 है, उसके प्रावधानों को पहले ही जन विश्वास बिल 2023 के अंतर्गत स्वीकृति सदन के द्वारा किया जा चुका है। चूँकि वर्तमान जो जल अधिनियम संशोधन विधेयक है, ये राज्यों के पास भी जल का विषय आता है और जल अधिनियम संविधान जो है, जल संशोधन विधेयक जो है, वो संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इसलिए उस समय जन विश्वास विधेयक पर इस पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए इसको अभी 2 राज्यों के द्वारा इसको समर्थन दिए जाने के बाद इस सदन के समक्ष रखा गया है। मुख्यतः 3 प्रमुख विषय मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद माननीय सदस्यों के जो भी विचार, सुझाव और राय आएंगे उस पर भी मैं अंत में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। पर 3 प्रमुख विषय इस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किए गए हैं। पहला, राज्य के जो बोर्डों में प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है, उसको सुव्यवस्थित करना। अभी तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के जो अध्यक्षों की नियुक्ति है, उनकी योग्यता, उनके तरीके को एक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए इस संशोधन में धारा 4 के अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत जो संशोधन किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट से सभी राज्यों के अध्यक्षों की निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उनके लिए एक निश्चित अनिवार्य योग्यता, अनुभव और प्रक्रिया को भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किया गया है, वह है, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस करना और जो अनावश्यक दंड के प्रावधान हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए
सेक्शन 25 और 26 को छोड़कर बाकी जितनी भी धाराएं जो अदालतों में अभियोजन लगा करके प्रक्रिया चला करके जो एक तरीके से सजा देने के प्रावधान थे उनको हटाने का प्रस्ताव किया गया है और अब उस पर जो जुर्माना है उसको लगाने के लिए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। जुर्माने की विफलता जैसा मामले में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं और इस जो जुर्माने को जो लगाया गया, जो फाइन लगाया गया है, उसके लिए एक पर्यावरण कोष को बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो जुर्माना लगाया गया है अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उसमें अपील का अधिकार भी एनजीटी के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है। एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम को बनाने का प्रयास इस संशोधन के द्वारा किया गया है। तीसरा, ये जो इस समय जब हम किसी भी राज्य में जो उद्योग लगाने जाते हैं तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में उसके द्वारा तकलीफ दी जाती है और एक तरीके का भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसके जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार को किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा, जिससे राज्यों को जो अपने जो ग्रीन इंडस्ट्री जो लगाते हैं उनको कई तरह की प्रशासनिक जकड़नों से बचा जा सकेगा। और इससे कई बार केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद कुछ राज्यों में अलग से जो कंसेंट लेनी पड़ती है वो जो दोहराव होता था वो कम होगा और रेगुलेटरी बॉडीज या उनके बोझ भी कम होगा। दूसरा, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने पर इनकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी और ये सभी प्रक्रियाओं में एक सिस्टम, सब में एक समान सिस्टम सब जगहों पे लागू होगा और जो उद्योग ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं उनमें लंबे समय से जो उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी कि उनके राज्य की एक राज्य में उनको अलग तकलीफ होती है, दूसरे राज्य में अलग तकलीफ होती है, उनके लिए एक समान रूप से मैकेनिज्म करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए और ये देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने इस होने वाले जो संशोधन है उनके प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करा है। मैं चाहूँगा कि सदस्य इसका समर्थन दें और अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो अंत में मैं उसको रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। मणिकम टेगोर जी। Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the discussion on the Water Prevention and Control Amendment Bill 2024. I stand here to raise my concerns regarding the bill and amend one of the very core environmental acts of this country, which is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The intent of this government is to bring this bill is very clear: decriminalize and let go the violators that pollute the water resources of country. This is a bill against the children of our country. This is bill against the culture of India itself, where we worship the environment as God. This bill is against the federal nature of this country itself. Sir, it has not been long since the government passed the Jan Vishwas bill, which contained similar provisions that decriminalized violations of the act of governing air pollution. We know that Delhi, how air pollution is a bigger issue. I doubt that the government is proposing to do in the name of ease of doing business the same thing. I vehemently stand today to warn the union government that the opportunity cost of passing this bill is the access of our future generations of a pollution-free, disease-free life. When the recent laws being introduced and passed by the government, it is evident that the government has no respect for the environment of this country. Therefore, I may take this moment to remind this government of the Subhash Kumar versus State of Bihar case in 1991. The Supreme Court in this case has strongly ruled out that the right to pollution-free water
and air is a fundamental right under Article 27. Subsequently, the right of the pollution-free environment was incorporated in the Constitution's right to life, and all the codes, all the law codes within the Indian Union territory were bound to follow the same. I am surprised that the government has no regard for this verdict. Sir, I would like to bring out that this Water and Prevention Control of Pollution Amendment Bill 2024 is just another attempt to align the 1974 Water Act with the current anarchist policies of the government. That is, to disarm the state governments, to bring everything under the central government's control, under the control of Delhi. Now the new bill is aimed at shifting the powers of the state governments to the central government regarding the constitution of the SPCBs. Let me explain that this power, in terms of appointment of the chairmen of SPCBs, terms and conditions of the service of SPCBs, chairman and appointment of adjudicating officers who will be now vested with the central government. The major issue of this shift is that central government, the elected central governments, will be losing its authority over critical decisions that impact the functionality of this bill itself. Further, the bill has been amended, Section 27 of the Principal Act, to insert provisions that give the union government an ultimate power to issue guidelines regarding matters relating to grants, refusal, or cancellation of consent by any state board for the establishment of any industry, its operation, processes, and treatment and disposal systems. It is also mentioned in the bill that every state government should act accordingly to orders, guidelines issued by the central government. This is a clear move to overpower the decisions of the state governments. The proposed bill grants the central government the authority to exempt certain industry categories from the obligatory need to obtain consent to the discharging of industrial waste into the water bodies. This highlights concern that the current government, of its own interest, might enable influential industries in polluting water bodies, similar to the perceived empowerment of individuals like the Adani Group, who are accused of exploiting people and resources for personal gain. Further, granting certain industries exemptions for the central government to release industrial waste into water bodies raise growing environmental concerns. With minimal oversight and these exemptions, the unrestricted discharge of industrial waste poses a significant risk of water contamination in lakes, rivers, and groundwater. This would eventually render the water unsafe for the surrounding communities, pose threats to the nearby forest cover, and wildlife dependent on these water bodies. Sir, one of the major concerns of the bill poses is the omission of the imprisonment of repeated offenders under the Section 24, Section 25, or Section 27, which previously ranged from 2 to 7 years imprisonment. This removal raises concern that the effectiveness of the state-level deterrence against the industrial pollution and provides big leeway for repeated offenders. In the earlier draft of the Act, imprisonment of the repeated offenders served as a stringent consequences for violating environmental laws, compelling industries to take compliance seriously. With the current absence of such stringent punishment, there is a risk of diminished accountability, allowing offenders to potentially evade significantly by merely paying substantial fines. I am surprised that the government has decriminalized serious offenders, such as failure to comply with such orders by a state board or courts on emergency measures in a case of pollution or steam or well. Also, offences such as failure to intimate of the occurrence of any incidents or any other unforeseen events and damages caused by any work or property belonging to the pollution control boards, which are grave in nature, have been replaced with penalties. It means that those who have money can get away with the consequences. In the name of building a spirit of ease of living and ease of doing business, the government is surrendering the shield against environment pollution. The state of objects and reasons of the bill states that I quote, that the cornerstone of the democratic governance lies in the government trusting in its own people and institutions. But the decriminalization of serious offences in the bill suggests otherwise.
That is, the government is trusting the country's environment with their business friends. We all know how strong Modi ji's friendship with the crony capitalists exists. The current government often highlights the Namami Gange initiative as one of its initial commitments, with Prime Minister Modi expressing personal duty to serve Ma Ganga by aiming to clean the scarred river. Unfortunately, it appears that these efforts have fallen short, and the condition of Ganga remains cause of concern. Despite promises, Ganga stands as one of the world's polluted rivers, with approximately 80% of the pollutants originating from the untreated industrial and household effluents. According to the CPCBC, a mere 37 out of 222 monitoring sites among the Ganga boast water suitable for bathing. Is this how the depictive promises made to the citizens of the country work? It is noteworthy that despite consistent expressions of the concern by the Supreme Court and the Delhi High Court and the National Green Tribunal regarding the environmental issues in the National Capital Region, including the state of Yamuna River, air pollution and waste management, only one conviction under the Water Prevention and Control Act 1974 took place in 2017. The limited number of convictions suggests that the fear of criminal prosecution is not serving in a sufficient deterrent. Given the highlighted concerns in the draft bill, it appears that intended purpose of the amendment may not be fulfilled. But the need of the offer is to evaluate an existing structure and institutionalize the capabilities of CPCBs rather than diluting the battle against pollution itself. Also, the government should note that merely increasing the centre's power with CPCBs is not the right path and will not render effective without addressing the basic problem. That is, without enhancing its institutional capacity and components to exercise these powers. No amendments in the bill will prove effective. Therefore, I end with my speech suggesting that the government focus on addressing the shortcomings in the existing regulatory institutions instead of constantly coming up with a new hollow laws that detail the entire governance structure. Thank you, sir. श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह जल प्रदूषण के संबंध में ये विधेयक लाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो वायु का क्षेत्र हो, पानी हो, हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। हमने देखा स्वच्छता अभियान के माध्यम से किस प्रकार वायु प्रदूषण कम हुआ है और पूरे स्वच्छता अभियान में एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर हुई है। इंदौर में इसके कारण एयर इंडेक्स क्वालिटी में इंदौर आज नंबर 1 है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर काम किया है, उससे पूरे देश में एयर पॉल्यूशन कम होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है। हम देखें कि रेलवे में जिस प्रकार से कोयले का इंजन बंद हुआ है और रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे होने जा रहा है, उससे पोल्यूशन कम हुआ है। अब तो रेलवे सोलर एनर्जी पे आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से आने के बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लागू की, जिसमें देश में सोलर एनर्जी में नई क्रांति आई है। हमारे इंदौर में भी इस अभियान में तेजी आई है। माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी लाए हैं, उसी क्रम में जिसमें माननीय मोदी सरकार कई अंग्रेजों के ज़मानों के कानून ख़त्म किए हैं, समाप्त किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह उद्योगों की परेशानी किस प्रकार से कम हो, ये सरकार का मूल मंत्र है। माननीय मंत्री जी ने अभी जैसा बताया कि सामान्य गलती पर भी पर्यावरण और मानव को नुकसान नहीं हो, ऐसी गलती को भी उद्योगपतियों को पहले जेल भेजा जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था, इंडस्ट्री बंद की जाती थी। लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान लाया गया है, इसमें दंड का प्रावधान लाया गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत ही हितकारी है और उद्योग हमेशा ये चाहते थे कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाए। अगर दंड प्रावधान के बाद भी अगर उद्योगों को असहमति है तो अपील के लिए एनजीटी में वो जा सकते हैं। केंद्र सरकार इंडस्ट्री के कुछ श्रेणियों को धारा 25 में छूट भी दे सकती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी भी जारी करेगी और जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के पोल्यूशन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति की भी गाइडलाइन यहाँ से जारी होगी और राज्य के पोल्यूशन बोर्ड किस प्रकार चले उस प्रकार से भी यहाँ से गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें एक बात और अच्छी की गई है, जो दंड आएगा वो दंड पर्यावरण संरक्षण के उपयोग में ही लाया जाएगा, इसलिए माननीय मंत्री जी को बधाई है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। Honorable members, DM Kadir Anand ji. Thank you, Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak on the Water Prevention and Control Pollution Amendment Bill 2024. Sir, this bill, though it has brought in consistence with the air pollution and water pollution, but the nomenclatures of the bill, the inputs of the bill, when you read on the fine line,